हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर कि हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे और कॉची प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व करेंगे। इस लेक्चर में हम इन दोनों बातों के बारे में मेनली डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं या एमडीयू के हैं या सीडीएलयू के हैं एंड अदर ऑल यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है लेक्चर। और इसको कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा कर सकता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देने जा रहे हैं आप किसी भी लेवल का, तो जहाँ पे भी ये आपका सिलेबस में आ रहा है तो उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स में लेके आया हूँ आपके पास। तो अगर हम जीवन साइंस पब्लिकेशन की बात करें तो वहां से मैंने एक्सरसाइज 8 उठाई है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे उनकी हम, और कॉची प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, और एक्चुअली में कॉची प्रॉब्लम होती क्या है। सो लेक्चर थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसमें मैं दोनों का डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आप बने रहें मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास वो ये है कि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है सेकंड ऑर्डर की x के कर्ली 2u by कर्ली x के प्लस 2xy कर्ली 2u by कर्ली x कर्ली y प्लस y स्क्वायर कर्ली 2u by कर्ली y स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या पूछा है उसने आपसे कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक, कि आप इस इक्वेशन की क्या फाइंड करें, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें। तो डिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए बिल्कुल सिंपली सा वे है। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि जो ये गिवन इक्वेशन है आपकी ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। कई बार अगर इसमें आपको ये भी पूछ ले कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, कैसा इसका नेचर है, तो उसके लिए जाएंगे आप सबसे पहले। उसके लिए आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, वही आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 के साथ। रिलेशंस अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो 3 वीडियो में डाल चुका हूँ या 4, तो पहले जाके उनको देख लें फिर यहाँ पे आए। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे r क्या है आपका, r कैपिटल R क्या है आपका, स्मॉल r क्या होता है आपका, कर्ली 2u by कर्ली x स्क्वायर। यहाँ पे तो r है मेरा यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है डिस्टेंस। उसके बाद s की बात करते हैं। तो s क्या होता है डिस्टेंस आपका, कर्ली 2u by कर्ली x कर्ली y। उसका कोएफिशिएंट क्या है आपका 2xy, ठीक है। t क्या है आपका कैपिटल, तो कर्ली 2u by कर्ली y स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको आप t कहते हैं। तो t है मेरा यहाँ पे y स्क्वायर। उसके बाद s स्क्वायर माइनस 4rt, ये चेक करेंगे आप। तो s स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर y होगा होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4rt, तो ये भी कितना बन जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब आपका s स्क्वायर माइनस 4rt 0 हो तो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है आपकी, जो वन इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी आपकी, एक पैराबोला रिप्रेजेंट करेगी, मतलब ये पैराबोलिक है। तो वन कैसी है आपकी, वन इज नेचर कैसा है उसका कि वो आपकी पैराबोलिक है। तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता तो ये हाइपरबोलिक नेचर की होती। अगर s स्क्वायर माइनस 4rt आपका लेस देन 0 आता तो हम इसको कहते हैं ये एलिप्टिक है। तो अभी ये 0 है तो हम इसको कहेंगे कि इसका नेचर कैसा है आपका, पैराबोलिक है। उसके बाद डिस्टेंस हम क्या करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस में जैसे हमने किया है, यहाँ से हम लैम्बडा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्या, नाउ इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, r लैम्बडा स्क्वायर प्लस s लैम्बडा प्लस t इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब वैल्यूज रखें यहाँ पे, r कितना है हमारा x स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर प्लस s कितना है हमारा 2xy लैम्बडा एंड प्लस t कितना है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना होता है, लैम्बडा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करने की मैं बात जाऊं तो यहाँ पे लैम्बडा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लैम्बडा की 2 वैल्यू फाइंड होगी। दोनों वैल्यू की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे इवन इक्वेशन की। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो x स्क्वायर और y स्क्वायर ये दोनों कोएफिशिएंट है, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है और ये लैम्बडा स्क्वायर कोएफिशिएंट है, दोनों की प्रोडक्ट मतलब कि x स्क्वायर y स्क्वायर। मतलब क्या करना आपको कि x स्क्वायर y स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि x स्क्वायर y स्क्वायर के ऐसे फैक्टर चाहिए आपको, ऐसे दो फैक्टर चाहिए कि जिन दोनों को प्रोडक्ट करें तो x स्क्वायर y स्क्वायर आए, और अगर ऐड करें उन्हीं को तो आपका क्या आना चाहिए, 2xy आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं xy की प्रोडक्ट करूं तो क्या आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अगर मैं दोनों को सम कर देता हूँ xy प्लस xy तो ये कितना बन जाएगा आपका 2xy। तो यही चाहिए था आपको
कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के ऐसे फैक्टर जिनको प्रोडक्ट करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आए, और अगर मैं सम करूं तो आपका 2xy आना चाहिए। तो मुझे मिला, तो मैं इसको सोल्व पुट कर दूंगा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखेंगे कि एक्स वाई लैम्डा प्लस एक्स वाई लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है आपका, x कॉमन, तो x कॉमन ले लेंगे आप, लैम्डा भी आपका क्या है यहाँ से कॉमन है, तो इन दोनों से मैं क्या करता हूँ x लैम्डा कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा आपका x लैम्डा ही बच जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा आपका प्लस y बच जाएगा। नेक्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन है इन दोनों में से, आपका y कॉमन है, तो मैंने y कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ से x लैम्डा, और ये क्या बचेगा आपका प्लस y, तो ये क्या बन रहा है x लैम्डा प्लस वाई इक्वल टू 0। दोनों में x लैम्डा प्लस वाई कॉमन आ गया, और यहाँ से बचा x लैम्डा और ये भी आपका प्लस y इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि दो फैक्टर आए, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों ही सेम है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x लैम्डा प्लस y इक्वल टू, अगर मैं 0 रखूंगा तो लैम्डा कितना आ जाएगा मेरा, y को आप राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस y बाई एक्स आ जाएगा। मीन्स आपकी दो वैल्यू है लैम्डा की y बाई एक्स एंड अगेन यही सेम है माइनस y बाई एक्स, ठीक है। तो इसको लैम्डा 1 कंसीडर कर लें, इसको लैम्डा 2 कंसीडर कर लें। उसके बाद इसकी हमें निकालनी है कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो अगर यहाँ पे ये दोनों वैल्यू लैम्डा की क्या है पॉजिटिव है, तो जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो रियल आएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू लैम्डा की क्या है रियल है। तो मैंने बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है कि dy बाय dx प्लस लैम्डा 1। अब चूंकि मेरा लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या है सेम है, तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक रहेगी यहाँ पे प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा 1 मैं किसको कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, जो गिवन है हमारा वो आया है माइनस y बाई एक्स, तो दिस इज माइनस y बाई एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करते हैं हम x की टर्म्स एक साइड करेंगे, y की टर्म्स एक साइड करेंगे, तो आप क्या करें dy बाय dx इक्वल टू y बाय एक्स, y को आप लेफ्ट साइड लाएंगे, x को आप dx को राइट साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा dy बाय y, ठीक है, dy बाय y, और ये हो जाएगा इक्वल टू dx बाय x। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने करना होता है दोनों साइड इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाय y का इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ y, ठीक है, यहाँ से 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ x, क्लियर। और यहाँ से अब आपका जो यहाँ पे प्लस आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, तो मुझे अपने सॉल्यूशन को मोर सिंपलर बनाने के लिए मैंने क्या कर लिया, उसको log c कंसीडर कर लिया। आप c भी कंसीडर कर सकते थे, आंसर डिफरेंट आ सकते हैं बाय कांस्टेंट, तो मैंने log c लिया है। क्यों लिया है अभी आपको एक स्टेप बाद पता चल जाएगा। मैं इसको log xc लिख सकता हूँ, क्योंकि log xc क्या होगा, log xc में log m into n का फॉर्मूला लग जाएगा, log m प्लस log n और log y, तो log से दोनों साइड क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा एंटी log लेने के बाद। तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि y इक्वल टू xc क्या है, मेरी इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब जो हम कैनोनिकल फॉर्म चेंज करते थे वही वाले क्वेश्चन है, जस्ट आपने क्या करना है, कैनोनिकल फॉर्म में जहाँ ये वाला स्टेप आया था स्टेप 2 आपका, तो वहाँ पे जो हमारी वैल्यू जाती थी वहाँ से हम आगे इस u x y को u v में चेंज करते थे। मतलब आपने यहीं पे आंसर छोड़ देना कि यही क्या है इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या है इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी आपको इक्वेशन की क्या निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक ही निकालनी है। गिवन है आपको कि y स्क्वायर कर्ली 2z बाय कर्ली x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू कर्ली 2z बाय कर्ली y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को आप कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें। तो आप डायरेक्ट बता दें यहाँ पे कैपिटल R क्या है आपका, कर्ली 2z बाय कर्ली x स्क्वायर कोएफिशिएंट वो है हमारा y स्क्वायर। s की बात करें तो कहीं भी यहाँ पे कर्ली 2z बाय कर्ली x कर्ली y नहीं है, इट मींस हमारा s क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैपिटल T की बात करते हैं तो कैपिटल T क्या होता है आपका, कर्ली 2z बाय कर्ली y स्क्वायर कोएफिशिएंट वो क्या है आपका माइनस का x स्क्वायर। उसके बाद s स्क्वायर माइनस 4rt क्या रिप्रेजेंट करती है, चेक कर लेते हैं। s क्या है 0 स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस 4rt माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर। अब आपने चेक करना होता है 0 से ग्रेटर है या आपका लेस है या इक्वल टू 0 है। तो देखो यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर है, मतलब कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव आएगा।
y भी क्या है, स्क्वायर है, मतलब y का भी अगर किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं आप पॉजिटिव आएगा, छोड़ के आयटा वाले नंबर्स को, आयटा का डिस्कशन हम यहाँ पे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, चाहे x और y आपके कुछ भी हो। तो इट मींस इक्वेशन 1 का नेचर कैसा है आपकी, जो 1 है आपकी वो कैसी है आपकी, हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यूज क्या होंगी। तो इक्वेशन होगी आपकी क्वाड्रेटिक r लैम्बडा स्क्वायर प्लस s लैम्बडा प्लस t इक्वल टू 0। r की कितना है आपका y स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर प्लस s लैम्बडा, s कितना है मेरा 0 इंटू लैम्बडा प्लस t कितना है आपका माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये y स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है डिफरेंस। तो यहाँ से आपने लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, तो x स्क्वायर को राइट साइड लेके जाएं, तो ये डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, लैम्बडा स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर बाई y स्क्वायर। तो मैं लैम्बडा को क्या कह सकता हूं, यहाँ से लैम्बडा क्या है प्लस माइनस x बाई y, मींस हमारे पास लैम्बडा की दो वैल्यू आई, लैम्बडा 1 को मैंने कह दिया x बाई y, लैम्बडा 2 को मैंने कह दिया माइनस x बाई y। तो दो वैल्यू आई, मींस हमें दो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मिलने वाली हैं, दोनों के दोनों ही रियल होंगी, क्योंकि वैल्यूज लैम्बडा की क्या है, रियल है। पहली x बाई y है, दूसरी आपकी माइनस x बाई y है। इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना आपने, हम लैम्बडा 1 को माइनस x बाई y भी ले सकते थे, ठीक है। तो हम करते हैं यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम करते हैं dy बाय dx प्लस लैम्बडा 1। लैम्बडा 1 कितना है मेरा यहाँ पे x बाय y, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x बाय y इक्वल टू 0। फिर से वही केस, आप इसको राइट साइड लेके जाएंगे, dy बाय dx इक्वल टू माइनस x बाय y। ठीक है डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y को आप लेफ्ट साइड लाएं तो y कितना हो जाएगा, y मल्टीप्लाई में आ जाएगा dy के साथ में, और ये हो जाएगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये भी आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस x dx। उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y का हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस x स्क्वायर बाय 2, जब इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आप इसको क्या करें, राइट साइड ले आए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2c1। तो एक तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक ये आ गई, 2c1 को अनदर नया कांस्टेंट हम c भी नाम दे सकते हैं, ना भी दें तो भी चलेगा। उसके बाद बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में माइनस आएगा, तो ये आ जाएगी dy बाय dx प्लस लैम्बडा 2। लैम्बडा 2 कितना है, ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस x बाय y इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ से सेम वे में इसको राइट साइड लेके जाएंगे, तो dy बाय dx इक्वल टू हो जाएगा x बाय y। बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स में y को यहाँ लाएंगे, dx को इधर ले जाएंगे, तो मींस यहाँ पे जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या आ जाना है, बस माइनस आ जाना है आपका। तो ये हो जाएगा dy बाय y dy और इक्वल टू x dx, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2, इसको यहाँ पे लाएंगे माइनस x स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। यहाँ से फिर से 2 आपका एलसीएम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि विच इंप्लाई y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 2c2। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस। ठीक है सर। उसके बाद जो हम मेन इंपॉर्टेंट करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो करने वाले हैं कोसी प्रॉब्लम। कि कोसी प्रॉब्लम होती क्या है, उसको सोल्व कैसे करते हैं, ये मैं मेन आपको कराने वाला हूँ। सो डिस्टेंस, अब मैं आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ एक्सरसाइज 8.2 का कोसी प्रॉब्लम से रिलेटेड। कह रहा है कि सोल्व द कोसी प्रॉब्लम curly 2z by curly x square minus 1 by c square curly 2z by curly t square equal to 0 where c greater than 0 subject to conditions zx 0 equal to f of x and curly z by curly t where at t equal to 0 equal to gx। अब ये पता लगाना है हमें कि कोसी प्रॉब्लम होती क्या है। देखो डिफरेंस, इस टाइप की कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम सोल्व करते हुए अब तक आए हैं, चैप्टर हमने 6th या 7th में भी किया है, 8th में भी किया है। तो ये तो आपकी क्या है, एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। अब इसको कोसी प्रॉब्लम क्यों कहा, देखो यहाँ पे क्या है कोसी प्रॉब्लम, मतलब आप करते क्या थे जब कैनोनिकल फॉर्म वाले क्वेश्चंस हमने किए थे, वहां पे हमने इस टाइप की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को हमने क्या किया था, सोल्व किया था। कई इक्वेशंस को हमने सोल्व किया था, मतलब हमने x और y को, वहां पे y था बस, यहाँ पे t है। कई इक्वेशंस में y भी होता है कोसी प्रॉब्लम में, इसलिए नहीं करना ना, यहाँ पे t को बस जस्ट नाम बदला है, y दिया हुआ है, मतलब z दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं इसके पास,
एक्स और टी। जेड डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स पे और टी पे। इसका भी बताऊंगा मैं आपको। तो पहले बात कर रहे थे कोसी प्रॉब्लम का पूरा दिखने में कैसा लगता है, वो क्या होती है। तो जैसे यहाँ पे ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है आपको, इसको हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाय रिड्यूसिंग इट इन कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म हम कर चुके हैं, बिल्कुल सिमिलर वे में इसको कैनोनिकल फॉर्म से हम पहले सोल्व करेंगे। जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा वो कह रहा है कि वो सॉल्यूशन जो होगा वो जेड ही होगा ना, जेड इक्वल टू ही फाइंड करेंगे हम। तो ये कहता है कि वो जेड साथ के साथ इन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे कि सब्जेक्ट टू कंडीशंस कि जेड जो है वो एक्स, अगर मैं उसमें x को x ही रखूं और t के प्लेस पे, देखो z x y होता है वैसे यहाँ पे t है अनदर वेरिएबल, तो अगर मैं t के प्लेस पे 0 रखूं तो वो f ऑफ x आंसर दे रहा है। और अगर मैं उस z का t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूं उसके बाद t को 0 पुट करूं तो मुझे gx आंसर मिलता है। तो वो ये कहता है कि ऐसा z ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। देखो डिफरेंस क्या होगा, कोसी प्रॉब्लम में हमेशा आपको क्या मिलेगा, जो एक वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फिक्स होगी। जैसे यहाँ पे t 0 है, कर्ली z बाय कर्ली t में भी t को 0 किया हुआ है। ये इसकी पहचान होती है कि कोई भी एक वेरिएबल पे कंडीशन फिक्स होगी कि वो फिक्स पर्टिकुलर या 0 होगा या 1 पे भी दे सकता था वो, t इक्वल टू 1 t इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स भी होती है हमारे पास, वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड हो जाती है। वैसे आपके सिलेबस में अभी तो नहीं है, जब आएगी तब हम बात करेंगे। ठीक है डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको बस यही करना है कि इसका सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करे जो साथ के साथ इन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे। ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करें कि इन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे। तो इसी पूरे की पूरी सिस्टम को वो क्या कहता है कि ये एक आपकी कोसी प्रॉब्लम है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी आप उसको कह सकते हैं कि ये इनिशियल कंडीशंस आपको दी हुई हैं। तो इसी को कहते हैं डियर फ्रेंड्स कोसी प्रॉब्लम। तो आपको यार घबराना नहीं बिल्कुल भी, आपने सिंपली पहले क्या करना है, मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करके दिखा दो आप बाय रिड्यूसिंग इट इन कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म में बिल्कुल सिंपल जैसे आप करके आए हैं। तो मैं सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म में जब इसको रिड्यूस करूंगा तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, r लिखूंगा। कर्ली 2z बाय कर्ली x के जो कोएफिशिएंट जो भी होगा उसको r कहते हैं, तो वो 1 है आपका यहाँ पे। अगर s की बात करूं तो कर्ली 2z बाय कर्ली x कर्ली y भूल जाए आप, यहाँ पे y के प्लेस पे क्या है, t है। तो मैं कर्ली 2z बाय कर्ली x कर्ली t की बात करूंगा, तो वो तो अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ पे। उसके बाद t की बात करते हैं कैपिटल, तो वो क्या होता है, कर्ली 2z बाय कर्ली y स्क्वायर होता था। अब यहाँ पे क्योंकि y के प्लेस पे क्या है, t है, तो कर्ली 2z बाय कर्ली t स्क्वायर मैं क्या कह सकता हूँ, उसको मैं कह सकता हूँ आपका t मान सकता हूँ। तो t का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे क्या है, वो माइनस का 1 बाय c स्क्वायर है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इसको 1 कहते हैं आप। तो मैं करता हूँ sa माइनस 4rt। तो s तो मेरा 0 है, माइनस 4rt की बात करूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई सी स्क्वायर, और ये 4 है मल्टीप्लाई तो 4 बाई सी स्क्वायर। देखो डिफरेंस ये c क्या है आपका, कोई भी ग्रेटर देन 0 है, किसी ग्रेटर देन 0 नंबर की आप स्क्वायर करते हो तो ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब तो s के माइनस 4rt क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब 1 कैसे लिया आपकी, हाइपरबोलिक है, 1 इज हाइपरबोलिक। तो 1 का नेचर हमें पता लगा वो हाइपरबोलिक है। अब मुझे इसको करना है कैनोनिकल फॉर्म में चेंज। कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो इसका सहारा लेते हैं, r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इक्वल टू 0। बात करते हैं r की, r है मेरा तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर। s की बात करें तो 0 है, t की बात करें तो वो माइनस का 1 बाई c स्क्वायर है इक्वल टू 0। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई c स्क्वायर। तो लैम्डा की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, लैम्डा 1 आ गया आपका प्लस 1 बाई c, लैम्डा 2 कितना आ गया आपका माइनस का 1 बाई c। दैट्स इट। ठीक है, अब डबल 1 बाई सी है और लैम्डा 2 माइनस 1 बाई सी है। आप ऐसा भी कर सकते थे कि लैम्डा 2 को माइनस लैम्डा 1 को माइनस 1 बाई सी ले लें और लैम्डा 2 का प्लस का 1 बाई सी ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद क्या है, मेन टॉपिक जो है या मेन जो की है वो यहाँ पे गलती कर दोगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल y के प्लेस पे t दिया हुआ है। अगर y होता तो बच्चों हम क्या करते थे, dy बाय dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 यही लेते थे ना। ठीक है, अब क्या करें, y के प्लेस पे कौन है, t है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते थे कि भाई dt बाय dx प्लस लैम्डा 1। अब लैम्डा 1 कितना है मेरा, 1 बाय c इक्वल टू 0। दैट्स, इसको सोल्व करना है, करें इसको सोल्व। 1 बाय c को राइट साइड ले जाए तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि dt इक्वल टू माइनस 1 बाय c हो गया उधर जाके, और dx की मल्टीप्लाई भी करा ली इस टाइम में dx, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से t आ जाएगा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई सी एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1।
उसके बाद इसको राइट साइड ले आए तो लेफ्ट साइड ले आए तो कितना हो जाएगा टी माइनस वन बाई सी एक्स, और ये कितना हो जाएगा डिफरेंस आपका इक्वल टू सी वन। अब देखो यहाँ से क्या करें आप एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अब ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, पहली चीज तो ये आपका हो जाएगा राइट लेफ्ट साइड में आके प्लस, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये सी टी हो जाएगा बटा में सी टी प्लस एक्स बाई में सी आ जाएगा और वो राइट साइड चला जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो जाएगा सी टी प्लस एक्स और बाई में आएगा सी, मैं उसको एक स्टेप में कर देता हूँ सी सी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैंने ये कंसीडर कर लिया कि जो x प्लस सी टी है डिफरेंस वो मेरा u है, मैंने ऐसा कह दिया कि x प्लस सी टी मेरा क्या है, मैंने सी सी वन को u नाम दे दिया अनदर वेरिएबल, क्योंकि मैंने कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है x और t को, मुझे अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल u v में लेके आना है, ये कैनोनिकल फॉर्म होती है। तो x प्लस सी टी मेरा कितना हो गया u होगा। अगर डिफरेंस में यहाँ से ये वाला चीज लेता कि dy बाय dx और प्लस लैम्डा 2, तो ये dy तो लेना नहीं है क्योंकि y के बेस पे क्या है t है, तो dt बाय dx माइनस 1 बाय c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होता है डिफरेंस आपका, देखो ये होता है कि dt इक्वल टू 1 बाय c dx, फिर इंटीग्रेट करते तो क्या आ जाएगा t इक्वल टू 1 बाय c और x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे ही जाएगा। फिर ये क्या हो जाता आपका, देखो सी टी माइनस एक्स हो जाता, सी टी माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब मैं उसको क्या लिख लेता हूँ, मैंने उसको यहाँ पे ये लिख दिया डायरेक्ट कि x माइनस सी टी, क्योंकि आप सी टी माइनस एक्स लिखें या x माइनस सी टी लिखें, माइनस कॉमन लेके उसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, सी सी टू आपका माइनस का हो जाएगा, तो मैं इसको कह देता हूँ इक्वल टू v से। तो मेरे पास दो चीजें आई कि u मेरा x प्लस सी टी है और v मेरा x माइनस सी टी है। देखो क्या हुआ है यहाँ पे, इंटीग्रेशन किया t इक्वल टू आ गया 1 बाई सी एक्स प्लस सी टू। अब आप अगर इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो हो जाएगा t माइनस 1 बाई सी एक्स, फिर ऐसे ये मतलब ये हो जाएगा t माइनस 1 बाई सी एक्स इक्वल टू सी टू, ये हो गया ना आपका। तो अब आप क्या करते, यहाँ से एलसीएम लेते तो ये हो जाएगा सी टी माइनस एक्स, मैंने बस उसके प्लेस पे यार x माइनस सी टी लिखा है, माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस को मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिया कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट है कुछ भी हो सकता है, उसको मैंने v कह दिया, क्लियर। उसके बाद मेन गेम स्टार्ट हुआ डिफरेंस आपका क्या कि देखो अब आपने कर ले 2z बाय कर ले x के को लाना है u v की टर्म में, ऐसे ही t को भी लाना है u v की टर्म में। तो चलते हैं भैया बिल्कुल इजी। तो करली z बाय करली x की बारी आती है, मैंने करली z बाय करली x को क्या लिख सकते हैं भैया, u v मिलाना है तो करली z बाय करली u इनटू करली u बाय करली x प्लस करली z बाय करली v इनटू करली v बाय करली x। चलो भैया पुट कर दो वैल्यू, करली z बाय करली u, करली u बाय करली x कितना है मेरा 1 है तो 1 ही है, प्लस करली z बाय करली v, ठीक है डिफरेंस, करली z बाय करली v, करली v बाय करली x भी कितना है मेरा 1, तो ये आ गया। अब बात करते हैं करली 2z बाय करली x, इसको लिखेंगे करली बाय करली x ऑफ करली z बाय करली x। चलो भैया करली बाय करली x को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से z आपका कॉमन आ जाएगा तो करली बाय करली u प्लस करली बाय करली v, तो मैं इसके प्लेस पर लिख देता हूँ करली बाय करली u प्लस करली बाय करली v, क्लियर। करली z बाय करली x तो ये है ही, मैंने लिख दिया करली z बाय करली, ये डिफरेंस ये हो गया आपका करली z बाय करली u, थोड़ा सा लिखने में गलती है, क्या है ये आपका करली z बाय करली u, तो ये आपका है करली z बाय करली u प्लस करली z बाय करली v, दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिएगा भाई। तो करली 2z बाय करली u स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया करली 2z बाय करली u स्क्वायर। अब देखो करली 2z बाय करली u कर ली, यहाँ से भी करली 2z बाय करली u कर ली, दोनों प्लस के हैं 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स करली 2z बाय करली u करली v, और ये लास्ट में करली 2z बाय करली v स्क्वायर, तो प्लस करली 2z बाय करली v स्क्वायर, ये आ गया। अब बात करते हैं करली 2z बाय करली t स्क्वायर को चेंज करने की, ले लो भाई करली z बाय करली t को, तो करली z बाय करली t को क्या लिखेंगे, करली z बाय करली u इनटू करली u बाय करली t प्लस करली z बाय करली v इनटू करली v बाय करली t, कर दो भाई इसको, करली z बाय करली u ऐसे रहेगा करली z बाय करली u इनटू, अब देखो तो क्या आएगा t का डेरिवेटिव c आ जाएगा, तो यहाँ पे c आ गया आपका,
अब प्लस करली z बाय करली v, करली v बाय करली t की बात करें तो यहाँ पे माइनस का c आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस का c। ठीक है डियर्स, करली 2z बाय करली t स्क्वायर की बात कर लेते हैं तो कितना आएगा, करली बाय करली t ऑफ करली z बाय करली t। ठीक है डियर्स, करली बाय करली t की बात करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा c करली बाय करली u माइनस ये भी c करली बाय करली v। ये तो आ गया आपका करली बाय करली t। कैसे, देखो z कॉमन, यहाँ से भी z अगर मैं कॉमन ले लूँ तो करली बाय करली u c माइनस c करली बाय करली v इनटू करली z बाय करली t। करली z बाय करली t भैया कितना है, ये कंप्लीट है तो ये आ जाएगा c करली z बाय करली u माइनस c करली z बाय करली v। दोनों के प्रोडक्ट जैसे ही करेंगे तो देखो यहाँ से c यहाँ से भी कॉमन है, c यहाँ से भी कॉमन है, c मैंने ओवरऑल कॉमन निकाल लिया, c इंटू c कितना हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा, तो c स्क्वायर तो ऐसे रखो आप, यहाँ से देखो क्या आएगा भैया, ये आएगा करली 2z बाय करली u स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आएगा करली 2z बाय करली u करली v माइनस का, यहाँ से भी माइनस का करली 2z बाय करली u करली v, तो हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स हो जाएगा कि करली 2z बाय करली u करली माइनस माइनस प्लस करली 2z बाय करली v स्क्वायर। मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, c सॉरी c क्यों नहीं लिखा, क्योंकि c मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया था, यहाँ से भी कॉमन वो बाहर ले लिया, दोनों की प्रोडक्ट करा के, तो ये आई वही वैल्यू। इन दोनों वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट वैल्यू ऑफ करली 2z बाय करली x के करली 2z बाय करली t स्क्वायर इन इक्वेशन 1 वी हैव, क्या मिलेगा देखते हैं। तो करली 2z बाय करली x के ये आपका ये है, डायरेक्टली करके देखते हैं यहाँ पे, ये है करली 2z बाय करली x के, और बच्चों ये है आपका करली 2z बाय करली t स्क्वायर। देखो यहाँ से करली 2z बाय करली x के मतलब ये कंप्लीट, ठीक है, और माइनस है साथ में भाई, माइनस साइन ऐसे देखो ये दोनों है, और ये बेटे लगा माइनस, और 1 बाय c स्क्वायर है, देखो जब 1 बाय c स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर बाय c स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ पे c स्क्वायर नहीं बचा आपका, ठीक है, ये c स्क्वायर तो चला गया, इस c स्क्वायर से यहाँ पे है माइनस साइन, तो माइनस साइन की वजह से क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स ये, तो ये हो गया 4 टाइम्स करली 2z बाय करली u करली v इक्वल टू 0। तो ये क्या है, आपकी रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म है, जिसमें दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, 4 0 होगा या तो ये 0 होगा, 4 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होगा, करली 2z बाय करली u करली v इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। तो ये मेरी कैनोनिकल फॉर्म है, तो अभी मेरा जो क्वेश्चन है वो कैनोनिकल फॉर्म में चेंज हुआ है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी कोसी कंडीशंस को हमने कैसे इसको जो सॉल्यूशन लाना है जेड, वो कैसे ऐसा आएगा कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, उसके लिए पहले मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। सो डिस्टेंस जो हमारी कैनोनिकल फॉर्म आ चुकी है वो ये आ चुकी है कि करली 2z बाय करली u करली v इक्वल टू 0, वेयर u आपको ये गिवन है, मतलब निकाल लिया हमने, v हमारा x माइनस सी है। उसके बाद बात करते हैं सॉल्यूशन की, बेटे अब इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैंने बताया था आपको सिंपली वे कि आप इसको ऐसे लिख दें, करली बाय करली u ऑफ करली z बाय करली v इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब z की वैल्यू फाइंड करना है, z की वैल्यू फाइंड करना मतलब ये डिफरेंशिएशंस आपको नहीं चाहिए, डिफरेंशिएशंस नहीं चाहिए मतलब डिफरेंशिएशन को आपने हटाना है। अब डिफरेंशिएशन को हटाने का एक ही वे है हमारे पास कि हम इसको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, आपका कैंसिल आउट हो जाता है। तो मैं पहले करता हूँ u के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली, इसको फोकस करेंगे मेन आप किसके रिस्पेक्ट में, सॉरी इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, u के रिस्पेक्ट में। तो मैंने बताया जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसी को वेरिएबल लेंगे, तो मैं u को वेरिएबल लूंगा और v को एज अ कांस्टेंट क्रिएट करूंगा।
तो क्या हो जाएगा ये ऐसे लिखना है इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू यू ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा कर्ली z बाय कर्ली v एज इट इज रहेगा, क्लियर। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे क्या लेना है, देखो u को तो u के रिस्पेक्ट में करना है, u के रिस्पेक्ट में करना मतलब u को लेना है एज अ वेरिएबल, v को लेना है एज अ कांस्टेंट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे तो प्लस c1 या c2 व्हाटएवर लिखते हैं हम, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि u v के टर्म में सॉल्यूशन लाना चाहते हैं, तो क्योंकि v हमने एज अ कांस्टेंट क्रिएट किया है, तो इसीलिए मैंने कह दिया कि v का कोई फंक्शन है मतलब कांस्टेंट है, फाइव इक्वल टू, इतना बताओ समझ आया है। उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि z मुझे चाहिए इंडिपेंडेंटली u v के टर्म में, तो अब मैं v के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा ऑन बोथ साइड। तो बच्चों जैसे ही v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो ये तो हो जाएगा z, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 5v dv, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, क्योंकि ये v का ही है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है तो u को क्या लेना है एज अ कांस्टेंट, तो उसको मान लेता हूं मैं साई u इक्वल टू 0। अब बेटे देखो v को जब आप इंटीग्रेट करेंगे v के किसी फंक्शन को तो v में ही आंसर आएगा, तो इसको मैं अनदर किसी और टर्म में मान लेता हूं कि z प्लस, ठीक है, इसको मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए 5 v और ये प्लस साई आपका u इक्वल टू 0। बट मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए इसका सॉल्यूशन मतलब z चाहिए, तो z को एक साइड रखेंगे, इनको राइट साइड ले जाएं, तो मैंने लिख दिया कि z इक्वल टू 5v, ये u को पहले लिख लो आप थोड़ा सिस्टमैटिक वे में दिखाने के लिए, कि साई u प्लस 5v। अब ये मैंने इसको प्लस में ही क्यों लिख दिया, जबकि ये राइट साइड से जबकि मैं इसको राइट साइड लेके गया हूं, तो होना चाहिए था ये माइनस में। बच्चों मैंने अपने सॉल्यूशन में थोड़ी सी क्लैरिटी लाने के लिए क्या किया, क्योंकि मुझे इनका एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये u में क्या फंक्शन है, भाई u में जो भी फंक्शन होगा मैंने ये भी कह दिया कि उसमें माइनस के अंदर मल्टीप्लाई ही करा दी, तो मैं ओवरऑल क्या कह सकता हूँ आपको कि अगर ये माइनस में भी है, फिर से मैं इसको कुछ और वेरिएबल नाम दे दूंगा यार, ये माइनस साई यू आ गया, मैं इसको अगेन कह दूंगा साई 1 यू है, मतलब माइनस साई यू को मैं साई 1 यू नाम दे दूंगा, तो क्यों ना आप इसको एज इट इज रहने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसको पॉजिटिव रखा साई यू प्लस 5v, नेगेटिव करके उसको अनदर वे में दूसरे नाम भी आप दे सकते थे, ऐसा कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखो, तो जो ये z है, ये z किस किस पे डिपेंड था भैया, x और t पे, तो मतलब क्या ये समझे आप। अब वही कोसी प्रॉब्लम आगे में है, मैं इसको लिख सकता हूं कि zxt मतलब zxt में है, zxt पे डिपेंड है ना, u की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो साई u मतलब x प्लस c t, ठीक है भैया, प्लस 5 v मतलब x माइनस c t। वैसे तो बच्चों ये सॉल्यूशन है आपका, अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करें बाय रिड्यूसिंग इट इन कैनोनिकल फॉर्म, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बट उसने ये कहा कि ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करें भैया जो इन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे। चलो बात करते हैं ऐसे सॉल्यूशन फाइंड करने की भैया। तो वो क्या कह रहा है कि z में जब आप x को x ही रखें, t को 0 कर दे, तो f ऑफ x के इक्वल आंसर है। देखते हैं क्या होगा। मैंने इस सॉल्यूशन में क्या किया, t को 0 पुट कर दिया भाई। जैसे ही t को 0 पुट किया तो ये होगा क्या हमारे एक्चुअल में, तो t को 0 पुट करना मतलब ये हो जाएगा बच्चों साई x और ये प्लस 5(1)x, और वो क्या कहते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ x के। तो मेरे पास ये आ गया कि जो इसको नाम दे दो भैया इक्वेशन 1, वो है, इसको मैंने कहा ऐसे करके दे दिया कि साई x प्लस 5(1)x इक्वल टू f ऑफ x, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। साई x प्लस 5(1)x आ गया f ऑफ x। अब बात करते हैं इसकी, तो मुझे ये कह रहा है कि कर्ली z बाई कर्ली t करेंगे। कहां है हमारा, ये रहा z, कर्ली z बाई कर्ली t, मतलब t के साथ डेरिवेटिव करो। अब देखो बेटे साई भी t पे डिपेंड है कहीं ना कहीं, फाई 1 भी डिपेंड है t पे, तो पहले क्या होगा, फंक्शन का होगा, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा,
ये है साई, तो साई का हो जाएगा साई डैश एक्स प्लस सी टी। फिर x का 0 होगा t के रिस्पेक्ट में, और ct का क्या हो जाएगा c कोसेंट t का 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ c sin डैश x प्लस c। सिमिलर वे इसको क्या लिखूंगा, तो यहाँ माइनस का आएगा, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस c फाइव 1 डैश x माइनस सी टी। देख लेते हैं इसको एक बार, डेरिवेटिव क्या है इसका, तो फाइव 1 का हो गया पहले, तो फाइव 1 डैश x माइनस सी, फिर x का 0 माइनस सी टी का माइनस एज इट इज, और सी टी टी का 1, c आपका कांस्टेंट। तो ये आ गया भैया इसका डिफरेंशिएशन। अब वो कह रहा है कि भैया कर्ली z बाई कर्ली t, जो t इक्वल टू 0 पुट करें तो वो किसके इक्वल है, gx के इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, कर्ली z बाई कर्ली t को पर्टिकुलर t इक्वल टू 0 पे फाइंड करता हूँ, तो क्या आता है देखते हैं। तो ये आ गया c साई डैश x माइनस c फाइव 1 डैश x, और ये किसके इक्वल है, वो कह रहा है कि gx के इक्वल है, गिवन कंडीशन क्या होगी। तो मैं यहाँ से इसको, सिर्फ इसको, इतने को, इसको क्या नाम दे देता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। देखो डिफरेंस का, अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2 भी है और इक्वेशन नंबर 3 भी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, साई एक्स और फाइव 1 एक्स को लेके आना है एफ एक्स और जी एक्स की टर्म्स में। कैसे जाएंगे, देखो अगर यहाँ पे देखो मुझे निकालना है क्या, दोबारा सुन ले, साई एक्स को एफ एक्स जी एक्स की टर्म्स में निकालना है, फाइव 1 एक्स को भी एफ एक्स जी एक्स की टर्म्स में निकालना है, ठीक है। उसके लिए क्या, आपको दोनों निकालने हैं, साई एक्स और फाइव 1 एक्स। दोनों निकालना मतलब दो लीनियर इक्वेशन की नीड पड़ेगी आपको। बट एक लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन दूसरी जो लीनियर इक्वेशन है वो साई डैश एक्स में और फाइव 1 डैश एक्स में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसको साई डैश एक्स फाइव डैश एक्स में बनाओ, लेकिन जब इसको बनाएंगे तो यहाँ पे एफ डैश एक्स हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे एफ एक्स में जाना आंसर। तो इससे तो हम इसमें डैश में नहीं कर सकते। तो अगर मैं इस डैश को, मतलब इस डेरिवेटिव को हटाना चाहता हूं, तो सिंपल सा पता है मैं डेरिवेटिव हटाना, कि डेरिवेटिव हटाना मतलब इसको इंटीग्रेट कर दो। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका साई और फाइव में आ जाएगा। तो ये भी साई और फाइव में, वो भी साई और फाइव में, तो मैं फिर इजीली इनको एलिमिनेट कर सकता हूँ साई और फाइव को। कैसे, देखो इंटीग्रेट कर दिया मैंने ऑन बोथ साइड। जैसे मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो ये क्या आएगा, इसको भूल जाए, अब ये नहीं है पहली चीज, तो ये नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। जैसे इसको इंटीग्रेट किया तो ये क्या आएगा, देखो ये तो हो गया c साई x, क्योंकि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस c फाइव 1 x। ये क्या है, मैंने किया इंटीग्रेशन किया x के रिस्पेक्ट में, लिमिट ली मैंने 0 से x। वैसे तो आप कहोगे gx आना चाहिए था, लेकिन थोड़ी देर के लिए बेटा मैंने gu du लिख दिया। क्यों लिखा, इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन हुआ है बेटे x के रिस्पेक्ट में, gx dx, क्योंकि मैंने लिमिट ली है 0 से x। तो जब 0 से x लिमिट ली है तो देखो gu का जो भी इंटीग्रेशन होगा वो u की टर्म्स में आएगा, फिर उसमें लिमिट पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, x की टर्म्स में ही आएगा वापस। यहाँ से भी देखो वही है, वही चीज वही है ना, ये भी कि जब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप x के रिस्पेक्ट में, तो अगर मान लिए यार x स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2 आएगा। एग्जांपल है, समझ लो इस चीज को यार प्लीज। मान लिया भाई gx मतलब यार x ही है एग्जैक्टली, मतलब x की टर्म्स में ही होगा ना, मान लिया x है, तो जब उसका इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन gx यहाँ से क्या आ रहा है, x स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। तुम देखो ऐसे करके भी यही आएगा, इंटीग्रेशन gu मतलब क्या, u du, और इंटीग्रेशन बेटे 0 से x, ये क्या आ गया u स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से x। तो बेटे वो भी तो x स्क्वायर बाई 2 कह रहा है, मतलब इसको लिख सकते हैं ऐसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, gu du कर दो या gv dv कर दो, व्हाटएवर जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर दो। अब इसको कह दो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है भैया। अब देखो सॉल्यूशंस, अब मुझे चाहिए क्या, साई एक्स और फाई एक्स की वैल्यू चाहिए। साई एक्स और फाई एक्स के लिए क्या करें, देखो आप, मैं क्या करता हूँ, इस वाले इक्वेशन में 2 में पहले c की मल्टीप्लाई करा है, कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, तो ये c, ये भी c लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या लिख दिया, c लिख दिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दी। अब क्या करें, जस्ट 4 और 2 को आप क्या करें, ऐड कर दें, उससे क्या होगा, 5 1x कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 + 4 करता हूँ। जैसे ही 2 + 4 किया तो 5 1x तो कैंसिल आउट हो गया पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से। ये कितना हो गया, c phi x, ये c psi x वो, तो ये हो गया 2c psi x।
ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब यहां पे राइट साइड क्या आएगी, इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा सी एफ ऑफ एक्स, और ये कितना है यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन 0 टू सी जी यू डी यू, ये आ गया आपका 2c साई एक्स। मतलब क्या कि जो साई एक्स है वो क्या आया आपका यहाँ पे, देखो 2c से डिवाइड करा दो भैया, तो c से डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 1/2 f ऑफ x, c से c कैंसिल आउट, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 1/2c इंटीग्रेशन 0 टू c जी यू डी यू, ये आएगा आपका 0 टू c 0 टू x, सॉरी 0 टू x, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है डिफरेंस, साई x कितना आया, 2c से डिवाइड करा है तो c से c कैंसिल, 1/2 f ऑफ x प्लस 1/2c 0 टू x जी यू डी, साई x निकल गया। अब फाई 1x की बारी आई, उसके लिए दोनों को क्या करो, सबट्रैक्ट कर दो। जब दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने कर दिया 2 माइनस 4। ठीक है डिफरेंस, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 कर दें या 4 माइनस 2 कर दें, मैं यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए 4 माइनस 2। जब 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा, ये 4 है ये माइनस 2 है, तो ये चीज c साई x, और इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस c साई x, तो c साई x माइनस c साई x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 4 में माइनस c फाई 1x है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि माइनस किया है तो माइनस c फाई 1x हो जाएगा, तो माइनस का 2 टाइम्स c फाई 1x। दोबारा देख लें, मैंने 4 में से 2 को माइनस किया है तो माइनस c साई, माइनस c फाई 1x, और ये भी माइनस c फाई 1x, माइनस और माइनस के दोनों हैं तो माइनस का 2c फाई 1x हो गया। ठीक है, इक्वल टू, अब ये क्या होगा भैया, इंटीग्रेशन 0 टू x जी यू डी यू, और इसमें से इसको माइनस किया है तो माइनस सी एफ एक्स, तो माइनस सी एफ ऑफ एक्स। ठीक है डिफरेंस, अब वही सेम, अब क्या करें आप, माइनस 2c से इसको डिवाइड करा दें तो क्या हो जाएगा, 5 1x इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 1/2c इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x और जी यू डी यू, और ये हो जाएगा, माइनस से भी हमने डिवाइड किया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा c से c कैंसिल 1/2 f ऑफ x, तो ये हो गया आपका। ठीक है डिफरेंस, प्लस का हो जाएगा 1/2 f ऑफ x, तो 5/1x आ गया आपका। ये मुझे क्या चाहिए था, यही चाहिए था मुझे कि भैया मेरा साई x और 5/1x fx और gx की टर्म्स में आ जाना चाहिए था, वो मेरा आ चुका है। उसके बाद देखो क्या करते हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, uv की टर्म में वापस आंसर लाना है, तो मैं क्या करता हूं, इस देखो अब मुझे जनरल टर्म मिल गई ना, साई x इक्वल टू ये मिल गया, 5/1x इक्वल टू ये मिल गया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मैं इसमें x के प्लेस पे x माइनस सी टी रख दूं और इसमें x के प्लेस पे x प्लस सी टी रख दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, साई x माइनस सी टी मिल जाएगा और 5/1x प्लस सी टी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो सोल्यूशन है एग्जैक्टली वो ये है कि साई x प्लस सी टी प्लस 5/1x माइनस सी टी, मतलब क्या कि साई जो है, साई इसमें तो x के प्लेस पे रखेंगे हम x प्लस सी टी, क्योंकि x में जनरल है तो x प्लस सी टी में भी ऐसे ही होगा। ऐसे ही 5/1x पे दिया हुआ है, जनरल निकाल लिया, अब मैं 5/1 में क्या रखूंगा, x के प्लेस पे x माइनस सी टी, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा, वही क्या होगा मेरा ZXT होगा, जो एक गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। उसके लिए मुझे पहले यहाँ से रफ करना पड़ेगा। सो डियर फ्रेंड्स, अब वही करेंगे हम कि x के प्लेस पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ साई में x प्लस सी टी है वो पुट करूंगा, 5/1 में x माइनस सी टी पुट करूंगा। करते हैं भैया, तो यहाँ से अगर मैं साई x प्लस सी टी की बात करूं तो कितना आएगा, 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी हो गया, प्लस 1/2c इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x प्लस सी टी हो जाएगा भाई, 0 टू x प्लस सी टी और जी यू टी,
जी यू डी, दैट्स इट, ठीक है। और 5 में क्या है, 5 1 में x माइनस सी टी है, तो 5 1 में क्या पुट कर दो, 5 1 में क्या पुट कर दो, x माइनस सी टी, तो क्या बन जाएगी ये -1/2 सी एज इट रहेगी, ठीक है। और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x को इसमें क्या रखा है बच्चों, x माइनस सी टी रखा है, और जी यू डी यू, जी यू डी यू और प्लस 1/2 f, x में क्या रखा है, x माइनस सी टी, ठीक है, ये आ गया। अब हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था वो ये था। अब क्योंकि ये जो आंसर्स आए हैं वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर चुके हैं, तो मैं अब इन गिवन वैल्यूज को जो हमने फाइंड की है वो वहां पुट कर देंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, मतलब मेन सॉल्यूशन में। तो zxt देखते हैं क्या आएगा, zxt क्या आएगा, रखिए भाई यहाँ पे साई एक्स प्लस सी टी को और 5 1 x माइनस दोनों को ऐड करना है। इसको ऐड करेंगे मतलब बच्चों ये 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी है, ये 1/2 एफ एक्स माइनस सी टी है, दोनों में 1/2 कॉमन है, तो 1/2 कॉमन आ गया, ये बन गया एफ एक्स माइनस सी टी प्लस, और 1/2 तो कॉमन ही ले लिया, और ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर ये वाली टर्म्स की, तो यहाँ पे है प्लस का 1/2 सी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2c, तो 1/2 सी दोनों में कॉमन, तो प्लस 1/2 सी तो कॉमन लिया, और ये क्या बना, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x माइनस सी टी जी यू डी, ठीक है। और ये प्लस का है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x प्लस सी टी, और ये भी जी यू डी, ये बना जी यू डी, जी यू डी, ये बना है, ठीक है। अब इसको आप ऑब्जर्व करें, क्या हम इसको थोड़ा सा वो सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्या देखो माइनस है, माइनस को अगर मैं प्लस कर दूं, मतलब माइनस एक बार वो बाहर लूं, तो मैंने इंटीग्रेशन का रूल लगा देना है, x माइनस सी जो आपकी अपर लिमिट है वो बिलो लिमिट बन जाएगी, और जो बिलो लिमिट है वो अपर लिमिट बन जाती है, तो ये क्या रहेगा, विच इज इक्वल टू ये 1/2 f ऑफ x माइनस सी टी प्लस f ऑफ x प्लस सी टी, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/2 सी इंटू, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा x माइनस सी टी टू 0, और ये जी यू डी यू प्लस, और ये क्या है, इसको ऐसे रहने तो 0 टू x प्लस सी टी जी यू डी, ये बन गया। अब ये तो क्या बन गया, देखो x माइनस सी टी से 0 टू x प्लस सी टी, तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूँ, ये ऐसे रहेगा 1/2 f ऑफ x माइनस सी टी प्लस f ऑफ x प्लस सी टी, और ये क्या बन गया प्लस 1/2 सी इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम x माइनस सी टी टू, इन दोनों कंबाइन कर दिया x प्लस सी टी और जी यू डी, तो यही क्या है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जो क्या करता है गिवन जो कोसी प्रॉब्लम्स कोसी कंडीशंस दी हुई हैं उनको सेटिस्फाई करता है। डियर स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन कैसा लगा, समझ आया है नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक करके जरूर जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी टाइप की अगर क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो उसको आप जरूर कमेंट करें। और मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम सेम ही है जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार। टेलीग्राम पे जाके सर्च करें कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट है वहाँ पे भी आप मुझे दे सकते हैं, उनका सोल्यूशन पीडीएफ नोट्स में प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।